अब हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की समाप्ति होती है और अब हम तकनीकी सत्र की ओर बढ़ेंगे और प्रथम तकनीकी सत्र में प्रथम वक्ता के रूप में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इंदु पांडे खंडूरी मैडम मौजूद हैं। आप हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल में दर्शन शास्त्र विभाग की अध्यक्ष हैं। साथ ही वहाँ फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर की निदेशक के रूप में भी महती जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। आपने दर्शन शास्त्र को लोकप्रिय बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। विशेष रूप से पत्र पत्रिकाओं, सोशल साइटों में लोकप्रिय आलेख लिखकर आपने दर्शन शास्त्र को आम लोगों तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाई है वह काफी सराहनीय है, अनुकरणीय है। आप हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत हैं और आपको बोलते हुए देखकर हम लोगों को सीखने का अवसर मिलता है और आपकी सक्रियता भी हम सबों के लिए प्रेरणादायी है। सभी युवा आपसे प्रेरणा लें कि आप कितनी सक्रिय रहती हैं। यह आपके फेसबुक अकाउंट से लोग देख सकता है। प्रतिदिन इतने व्याख्यान देना और साथ ही साथ एकेडमिक कार्यों का भी संपादन करना, आपकी यह सक्रियता हमारे लिए प्रेरणादायी है। हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं कि आप विस्तार से अपनी बात रखें आज के इस विषय पर, भारतीय शिक्षा कल, आज और कल। मैडम डॉक्टर इंदु पांडे खंडूरी करूंगी। आपका विषय है शिक्षा कल, आज और कल, यानी भूत की बात भी करनी है, वर्तमान की बात भी करनी है और भविष्य की बात भी करनी है। कल क्या थी हमारी शिक्षा व्यवस्था, आज क्या है और कल क्या होगी। और इसमें आप देखिए तो एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि दो चीजें तो हमने देखी, आज भी हम देख रहे हैं और भूत का कल भी हमने देखा है, लेकिन भविष्य के बारे में हम सिर्फ कल्पना परिकल्पना कर सकते हैं जो आज परियोजना बनाते हैं उसके आधार पे, या जो आज हम कार्य करते हैं उसके आधार पे। मैं अपनी बात शुरू करूंगी। पिछले दिनों मैं एक वेबिनार देख रही थी, उसमें एक प्रश्न आया था, वो मुझे बड़ा रोचक लगा। जो भूत से भविष्य की जो शिक्षा प्रणाली है उसको 3 शब्दों में उन्होंने प्रश्न में रख दिया था और प्रश्न पूछा था कि गुरुकुल से गूगल तक की यात्रा को आप कैसे देखते हैं। बात सच है, गूगल गुरु के ज्ञान को कोई आज नकार नहीं सकता, लेकिन जब हम गुरुकुल परंपरा पर दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि हमें अतीत भी देखना है, क्योंकि अतीत से ही हमें दृष्टि प्राप्त होती है। कहते हैं कि अतीत में जो गलतियां हुई है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन अतीत में जो अच्छे पक्ष हैं उनको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए तो एक मजबूत वर्तमान बनता है और एक सकारात्मक भविष्य की रचना हो सकती है। तो मैं जो बात शुरू करूंगी, सबसे पहले शिक्षा पे सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में श्यामल किशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही और मैं उस पक्ष को ज्यादा नहीं व्याख्यायित करूंगी। मेरा थोड़ा सा शौक है कि जो अल्फाबेट्स हैं उनसे खेलने का शौक है और उनके माध्यम से मैं जो शब्द होता है या जो विषय वस्तु होता है उसको व्याख्यायित करने का प्रयास करती हूँ। मैं अल्फाबेट एजुकेशन के लेती हूँ। पहला जो शब्द है ई है, पहला जो अल्फाबेट है ई है। ई का मतलब एनहांसिंग यानी वृद्धि करना। डी है दूसरा अल्फाबेट डिलिजेंट या डेडिकेशन, यानी एक निष्ठा के साथ हम अपने परिश्रम को भी या अपनी मेहनत को उसमें लगाएं, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? देखिए, यू अंडरस्टैंडिंग, समझ, जो कुछ भी हम सीखते हैं उसके बारे में समझ बढ़ाने के लिए हम अपनी निष्ठा रखें। समझ बढ़ा करके क्या करें कि क्रेविंग क्रिएटिविटी, उसका रचनात्मक तरीके से हम कैसे प्रयोग कर सकें। प्रयोग करने में एक एडमिनिस्टर्ड एक्विजिशन, यानी जो अनुशासित
ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी तरफ बढ़े, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? टीचिंग और ट्रेनिंग से, यानी अध्ययन, अध्यापन और प्रशिक्षण से। इनका उद्देश्य क्या होगा? इंटेलेक्चुअल इनोवेशन, बौद्धिक दृष्टिकोण से हम मौलिक क्या खोज सकते हैं या क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसका लक्ष्य रखें। और उसको कैसे करेंगे? ऑब्जर्व और आउटस्टैंडिंग, मतलब चीजों को देख के परख करके एक उत्कृष्ट तरीके से हम आगे बढ़ें और उसके माध्यम से हम क्या समझें? प्रकृति को, और उससे संबंधित जितने भी नोशन है, जितने भी प्रतिबिंब है और आइडिया है, इस रूप में मैंने एजुकेशन को समझने की कोशिश की। और जब मैंने इस रूप में समझने की कोशिश की तो मुझे लगा कि जब हम इस तरह से शिक्षा को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि ज्ञान के साधन क्या हो सकते हैं इस शिक्षा प्रणाली में। चूंकि कल की अभी बात नहीं कर रही हूं, सामान्य शिक्षा की बात कर रही हूं, तो उसमें जो ज्ञान के साधन है वो ट्रेडिशन हो सकता है, कॉमन सेंस एक्विजिशन हो सकता है, अथॉरिटेटिव नॉलेज हो सकता है, यानी जो भी अधिकृत नॉलेज है वो चाहे वेदों से आया हो, चाहे गुरु की शिक्षा से आया हो, चाहे शब्द या आप्त प्रमाण रहा हो, जो कुछ भी रहा हो, चाहे एक्सपीरियंशियल नॉलेज रहा हो, विज्ञान के क्षेत्र से हम ले सकते हैं, इंट्यूटिव नॉलेज रहा हो जो आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण होता है, तर्क शक्ति या आलोचनात्मक क्षमता की बात रही हो, या विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञान की बात रही, ये हमारे ज्ञान के साधन होते हैं। अब इन ज्ञान के साधनों और ज्ञान की एक जो पृष्ठभूमि मैंने दी, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो हमारा अतीत का ज्ञान है उसको मैं रखूंगी 2000 से पहले तक की श्रेणी में, और उसमें पहला जो चरण आता है वो आता है वैदिक काल का। और वैदिक काल में ज्ञान जो थी या विद्या जो थी वो ओझा साहब ने सही कहा था, और आज मॉर्निंग सेशन में मैं गवर्नर कॉन्फ्रेंस में अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री और महामहिम को भी सुन रही थी, उन लोगों ने भी कहा कि हमारी भारतीय परंपरा ऐसी रही है जिसमें विद्या वो है जो मुक्त करती है। मुक्त किससे करती है? हमारी सीमाओं से। ठीक है, वेदों में इसका आध्यात्मिक लक्ष्य है, आध्यात्मिक कनोटेशन है, लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो विद्या का सही और आज का व्यवहारिक अर्थ यह होगा कि वो हमारी सीमाओं को हटा करके, उससे मुक्त करके हमें एक अनंत आकाश देती है जिसमें हम अपनी क्षमताओं का विश्व कल्याण के लिए और अपने कल्याण के स्वार्थ और परार्थ के लिए उपयोग कर सके। और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ज्ञान जो है वो मात्र ज्ञान के लिए एक शुष्क प्रयास नहीं जो लक्ष्यहीन है। ज्ञान जो है सद्गुण विकसित करने के लिए है, चेतना के उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है, और एक संतुलित जीवन जीने के लिए तैयार करने के लिए है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम वैदिक पीरियड को देखें तो ज्ञान की परंपरा जो है, थोड़ा सा गुरु की व्याख्या करूंगी उससे और स्पष्ट होगी, क्योंकि गुरु जो है वैदिक परंपरा में आप देखिए, गुरु जो शिक्षण व्यवस्था थी उसके सबसे श्रेष्ठ पायदान पे था। प्रारंभ कहां से होता था? अध्यापक होता था जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता था, उपाध्याय होता था जो उस इंफॉर्मेशन के साथ विजडम का पुट मिलाता था, आचार्य होता था जो इंफॉर्मेशन और विजडम के साथ स्किल मिलाता था, उसके बाद पंडित होता था जो उस स्किल का सद्भाव से प्रयोग करना सिखाता था, उसके बाद दृष्टा होता था जो उसमें विजन दे पाता था, और उसके बाद आचार्य का स्तर होता था या स्थान होता था जो आचार्य इन सब गुणों से परिपक्व होने के बाद अज्ञानता से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता था। ये उच्चतम अवधारणा थी गुरु की। तो आप सोचिए कि उस समय की शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, और उस अवधारणा में अगर हम चलें तो गुरु के जो गुण थे वो सुचिता थी उसके चरित्र की,
पचस्वी था, उसको अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए था। वर्चस्वी यानी वाइब्रेंट, उसका ऑरा इतना प्रकाशमय होना चाहिए था कि आप प्रभावित हो जाए। द्युतिमान यानी उसका मॉरल करेज या नॉलेज होना चाहिए था। श्रुतिमान, वो क्लासिक्स और कंटेंट में बहुत अच्छा दखल रखता हो। कृति, क्रिएटिव राइटर हो। हम्बल हो, उत्साही हो, जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो। और ये कहीं हमने ओरिएंटेशन कोर्स में ये परिभाषा दी गई थी, वहां से मैंने लिया है। और इस व्यवस्था में जैसा कि आदरणीय परम आदरणीय श्यामल किशोर जी ने भी कहा कि वो व्यवस्था 4 आश्रमों के तहत थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इस पे मैं अधिक नहीं जाऊंगी। मैं बात करूंगी कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे उस समय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन ऑब्जेक्टिव के साथ हमारी वैदिक कालीन व्यवस्था चली थी। और सेकेंड फेज में आने से पहले मैं एक चीज का जिक्र और करना चाहूंगी कि ये वैदिक कालीन व्यवस्था बहुत दिनों तक हमारे समाज में शिक्षा, शिक्षण पद्धति का आधार रही, उसकी रीढ़ बनी रही। और इस व्यवस्था में बहुत अच्छाइयां थी जिसको हमें आज देखना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था में जब हम दर्शन के विद्यार्थी हैं तो कुछ ऐसे पक्षों को भी उजागर करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अतीत से हम अच्छी चीजों को लें, लेकिन जो चीजें हानिकारक रही हैं या असंतुलन बनाने वाली रही हैं या अन्यायकारी रही हैं या राजशाही के नाम पे आम जनता के अधिकारों का हनन करने वाली रही हैं, उनका जिक्र करते हुए भी चाहिए। क्योंकि एकलव्य जो हमारे सामने आए, एकलव्य का उदाहरण, वो उसी शिक्षण व्यवस्था की देन थी। और हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी भी शिक्षा व्यवस्था की बात करें उसमें एकलव्य जैसा कोई कैरेक्टर हो और उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए हम तर्क नहीं। इस नोट के साथ मैं आगे की तरफ बढ़ना चाहूंगी कि एक समृद्धशाली परंपरा को फिर से मैं जिक्र करूंगी श्यामल किशोर जी की, कि उन्होंने कहा लॉर्ड मैकाले ने एक निहितार्थ के साथ भारत में शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार किया और उसको लागू किया। सच है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उस शिक्षा नीति के बाद जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चली, उसमें बहुत सारे मन भी उद्वेलित हुए और बहुत सारी दिशाएं भी बनी। और उस समय जो दिशाएं बनी, आपने जिक्र किया था राधा कृष्ण जी का, टैगोर जी का और बाकी लोगों का, मैं उनका भी जिक्र करती चलूंगी। लेकिन एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में उस समय जो उन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था देने की या जो एक दृष्टि देने की कोशिश की, उसका क्या प्रारूप था, इस पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी। कि जब उन्होंने ज्ञान की बात की तो वो एक समेकित विकास की बात थी। ज्ञान की बात की तो उन्होंने उस मूल्य की बात की जो मानवीय जीवन में उसके व्यक्तिगत और सामाजिक पक्षों में एक बेहतर सामंजस्य बनाने की बात करें। लेकिन उस समय भी वैदिक शिक्षा प्रणाली जो थी, उसका अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष का था, वो कहीं ना कहीं से अपना प्रभाव जमाए हुए था। इसलिए उन्होंने स्पिरिचुअल अटेनमेंट की भी बात की और स्पिरिचुअल अटेनमेंट के थ्रू ही उन्होंने सोशल वेलफेयर की बात की। और इसी संदर्भ में उन्होंने इनर पोटेंशियल या आपकी जो आंतरिक क्षमताएं हैं उसको अनुभूत करने की बात, इनर सेल्फ की ज्ञान की बात की और शांति बहाल करने की बात की। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो स्वामी विवेकानंद जी का है, जिन्होंने कहा था कि एजुकेशन को सिलेबस के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्र की जो क्षमता है, जो उसकी प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से होना चाहिए। स्टूडेंट जो है, छात्र जो है, एक बीज के समान है और उस बीज को धूप, पानी सब कुछ देना ये हमारा दायित्व है। उसके रास्ते में हमें बाधा नहीं बनना है, बल्कि उसके विकास के लिए हमें एक सुविधाएं मुहैया करवानी है। और अध्यापक जो है उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो उसको सुरक्षा,
उसको खाद पानी ये उपलब्ध कराए ताकि उसका पूरा विकास हो सके। इसी तरीके से परम आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो बात थी वो आत्म अनुभूति, बौद्धिक विकास, शारीरिक क्षमताओं के विकास, मानवता के लिए प्रेम, स्वतंत्रता, जो वस्तुनिष्ठ सत्ताएं हैं उनके बीच में सामंजस्य देख सकना, अपनी मातृभाषा के सम्मान, नैतिक दृष्टि और सामाजिक विकास, इन लक्ष्यों को लेकर वो चलते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण नाम और जुड़ता है, वो जे कृष्णमूर्ति साहब का है, जिन्होंने सारी चीजों को एनालाइज करते हुए कहा कि सच्ची शिक्षा जो है वो ये नहीं है कि हम कैसे सोचें, ये नहीं है कि हम क्या सोचें, बल्कि ये है कि हम कैसे सोचें। यानी सोचने के तरीके पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में या शिक्षा की जो कल की यात्रा को हम रेखांकित करते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन को लेने के बाद हम उसके बारे में क्या दृष्टि रखते हैं, उसको कैसे प्रयोग करते हैं और उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। राधा कृष्ण साहब, जिनके नाम पे हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, उन्होंने उत्कृष्टता की ओर संकेत किया था और कहा था कि शिक्षक जो है वो सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले व्यक्ति होने चाहिए। शिक्षा जो है वो ऐसा समाज में एक ऐसी दृष्टि विकसित करनी चाहिए उसको, जिसके माध्यम से हम सकारात्मक समाज बनाना चाहते हैं, जो आधुनिक प्रजातंत्र के जो पायदान हैं उसको मजबूत कर सके और उसमें मानवीय गरिमा और उनकी समानता को सुनिश्चित कर सके। ये उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये हमारे आदर्श हैं और इनको बनाना शिक्षा का दायित्व है। अब ये देखिए कि मैंने कहा कि मैं 2000 तक यानी 19वीं शताब्दी तक एक फेज रख के चलूंगी। वर्तमान के दृष्टिकोण से मैं आती हूं 2000 से। अब यहां पे क्या हुआ, हम स्वतंत्र हो चुके, 68 की पॉलिसी आ चुकी, 86 की पॉलिसी आ चुकी, 91 में जो संशोधन हुए उसको हमने देखा। कंप्यूटर के लिए एक सूचना क्रांति का युग आ चुका है, हमारी ग्लोबल लेवल पे कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो अब देखिए कि हम शिक्षा की यात्रा वर्तमान काल में कैसे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे देखिए कि एक समेकित विकास कहीं पीछे छूट रहा है। थर्ड फेज में जो आ रहे हैं वो नॉलेज फॉर मनी हो गया, नॉलेज फॉर एक्विजिशन, यानी अर्थ और जो हमारी संपदा है उसके लिए हमारा ज्ञान कितना उपयोगी है, इस तरफ हम बढ़ने लगे। नॉलेज फॉर इंडस्ट्री हो गया, उद्योग की तरफ हम कितने बढ़ने लगे। ज्ञान जो है नौकरी से जुड़ गया और ज्ञान जो है वो तकनीकी क्षमताओं से जुड़ गया। इसका आधार क्या है जो मैं कहना चाहती हूं, सर पित्रोदा द्वारा दिया गया नॉलेज कमीशन जो 2005 में आया, उन्होंने क्या रखा था, देखिए 5 जो लक्ष्य रखे थे नॉलेज कमीशन के। एक्सेस टू नॉलेज यानी सबको ज्ञान मिले, नॉलेज क्रिएशन ज्ञान की रचना की जाए, ज्ञान के संप्रत्यय बनाए जाए, ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग किया जाए और ज्ञान को सेवा में लगाया जाए। ये एक ज्ञान के क्षेत्र में जो हमारे ज्ञान का मूल्य है या शिक्षा का जो मूल्य है या शिक्षा का उद्देश्य है, इसमें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट, मतलब इसने पूरा पलट के रख दिया। समग्र विकास नहीं था, इनर रियलाइजेशन पे फोकस नहीं था, ये औद्योगिकरण और आर्थिकी पे फोकस हो गया। और इसमें क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया, वैश्वीकरण की तरफ हम भागे, एक कट थ्रोट कंपटीशन हो गया, गलत काट प्रतियोगिता जिसको कहते हैं ना, वो हो गया। जो ज्ञान की अवधारणा थी वो मात्र आर्थिक विकास से जुड़ गई और एक तेजी वाली विकास जो है भौतिक विकास की तरफ हम आगे बढ़ गए और वो हमारे भौतिक संसाधनों की तरफ उसकी ओर केंद्रित होकर के उनके विकास की तरफ चली आई।
इसके बाद क्या हुआ कि कुछ सालों में हमने रियलाइज किया कि कहीं हम बहुत अधिक भौतिकवादी तो नहीं हो रहे हैं। और फिर हमारे सामने एक नीति शिक्षा पे विचार विमर्श हुआ 2009। और 2009 में जब हमने बातचीत, ये सब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बात कर रही हूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी 2-3 फेजेज आए। उसमें क्या है कि सबसे पहले हमने अपने पाठ्यक्रम को खंगाला और हमने ये कहा कि सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, लिटरेसी, इन पक्षों पे भी जोर दिया जाना चाहिए। जो मानवीय आवश्यकता की चीजें हैं, जो आपातकालीन अवस्थाएं होती हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स होता है, जो ट्रॉमा मैनेजमेंट होता है, और जो आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल है, उनको भी हमें अपने कैरिकुलम में, अपने पाठ्यक्रम में इंक्लूड करना चाहिए। और इंफॉर्मेशन का दायरा इतना बढ़ाना चाहिए कि हमारी जो आपातकालीन जरूरतें हैं, एक स्मूथ स्थिति चलती रहती है, उसमें तो शिक्षा व्यवस्था जो एक सामान्य सहज सरल विकास की अवस्था चलती है, उसमें चलती जाती है। तो उसमें जो एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया 2009 में, वो ये है कि आपातकालीन स्थितियों को हम कैसे संबोधित करें, इस पे भी प्रयास किया जाए, करिकुलम में लाया जाए, और इसके लिए विज्ञान, ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर को साथ में मिलाकर के काम किया जाए। अब आप देखिए कि मैं जब आऊंगी 2020 पे, तो मैं ये प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगी कि किस तरीके से 2020 की जो शिक्षा नीति थी, उसकी नींव यहीं से पड़ चुकी थी, बीज बोया जा चुका था। और करिकुलम डिजाइन जो है, डेवलपमेंट जो है, वो ऑब्जेक्टिव रिडन हो, उसका क्लियर कट उद्देश्य हो। जो आउटकम की बात हम कर रहे हैं, ये उस समय भी दिया गया था कि जो भी करिकुलम बने वो आउटकम बेस्ड हो, और वो आउटकम जो है वो लर्निंग आउटकम हो, कंटेंट बेस्ड फोकस ना हो। और इस तरीके से सोशल इश्यूज को, कैपेसिटी बिल्डिंग को उस समय लिया गया था, और ये कहा गया था कि स्किल डेवलप किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप किया जाए, और टीम वर्क की स्पिरिट डेवलप किया जाए। ये आया था। चेंजिंग सिनेरियो में आप देखिए कि जब इन चीजों को हम देखते हैं, तो 20 सेंचुरी और 21st सेंचुरी में, सॉरी मैं पहले 19th सेंचुरी बोल गई थी, वो 20th सेंचुरी की बात थी। 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में एक क्लियर कट ये डिमार्केशन हुआ कि 20th सेंचुरी में ह्यूमन पोटेंशियल पे फोकस था, 21st सेंचुरी में मैकेनिकल पावर या ह्यूमन बीइंग के नॉलेज का जो है उसको यांत्रिक के रूप में उपयोग करने पे फोकस हो गया था। 20th सेंचुरी में मैनेजमेंट इंटरनल था, और 21st सेंचुरी में मैनेजमेंट एक्सटर्नल हो गया। और इस तरीके से नॉलेज और इंफॉर्मेशन एरा की शुरुआत हुई। और अभी जो करंट है उसका एक प्रारूप, डिस्कशन या विशद रूप से चर्चा जो है 2016 में शुरू हो गया था, जिसको कि मैं मानती हूं कि 2009 से शुरू होकर के 2016 में फिर से विचार विमर्श हुआ, और उसमें जो 5 एसेंशियल कंपोनेंट एजुकेशन पॉलिसी के रखे गए थे, वो रखा गया था। बिल्डिंग वैल्यूज यानी नैतिकता का विकास किया जाए, अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, ज्ञान की सीमा को, उसके सोचने के तरीके को बढ़ाया जाए, क्षमता को बढ़ाया जाए, और आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को नॉलेज का मुख्य साधन, स्रोत और आधार बनाया जाए। ये पांचों चीजें देखिए, हमारे जो 2020 की शिक्षा पद्धति आई है उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। मैं जब भी बात करती हूँ, मैं 3 दृष्टिकोण से बात करती हूँ। एक ये, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ चुनौतियां हैं, और कुछ ग्रे एरियाज हैं। और ग्रे एरियाज में मुझे सबसे बड़ा ग्रे एरिया जो है, जो मूल्यों की बात हम करते हैं, उसके लिए उसमें कोई बहुत स्पष्ट रेखांकन नहीं है, वो मुझे चीज परेशान करती है। क्योंकि शिक्षा नीति पे एक विशद चर्चा पहले हो चुकी है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। और अभी इसी सत्र में परम आदरणीय ओझा जी ने उस पर चर्चा की, तो मैं उस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं करूंगी। सिर्फ मैं कुछ मुद्दों को, जैसे फ्यूचरिस्टिक विजन है,
तो उसमें वो 5 डायमेंशन लेके चल रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो अच्छा नागरिक तैयार करना होना चाहिए, संवेदनशील नागरिक तैयार करना होना चाहिए। उस जो स्टूडेंट है उसको हम चिंतनशील व्यक्तित्व के रूप में उभार करके सामने रखें और उस बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न बनाएं और उसकी रचनात्मकता का विकास करें। और ये कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने जो आयाम दिए हैं वो एक सामाजिक विज्ञान का है, कला का है, मानविकी का है, भाषा का है, तकनीकी का है और व्यावसायिक शिक्षा की है। ये सारे आयाम दिए हुए हैं। इन आयामों को अगर मैं देखती हूं तो आज की शिक्षा नीति में जो अच्छी चीजें हैं वो निश्चित रूप से एक सुदृढ़ भविष्य का निर्माण करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी आर्थिकी अच्छी होगी अगर मूल्यों का जो मुद्दा है वो ठीक तरीके से इस शिक्षा नीति में संबोधित कर लिया जाता है तो एक संतुलित व्यक्तित्व का विकास भी होगा। और अगर नहीं किया जाता है तो अभी तक जो हम उसके दुष्परिणाम झेलते रहे हैं, मानव या शिक्षित व्यक्ति जो है सिर्फ आर्थिकी का या औद्योगिक पक्षों को समृद्ध करने का यंत्र बन जाएगा, इस तथ्य से नकारा नहीं जा सकता है। और जो चुनौतियां हैं उन पे भी बातचीत की जा चुकी है तो मैं उसको भी नहीं लूंगी। मैं कुछ जो तथ्य हैं जिन पे मेरी चिंता जाती है वो ये जाती है कि जब गुरुकुल से हम गूगल तक आ गए हैं तो हमारे सामने एक स्टेज ये है कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की स्थिति और इसके साथ नई शिक्षा नीति की महत्वाकांक्षा क्या है कि हम छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न बनाए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चल रहे हैं कि अपेक्षा यह है छात्रों से कि वो जितना अधिक आयामों में सीख सकते हैं सीखें और अपना सर्वश्रेष्ठ उसमें प्रदर्शन करें। सवाल यह है कि ऐसी शिक्षा नीति में भविष्य के लिए हम क्या छात्रों को जो सिलेबस दे रहे हैं या जो कंटेंट दे रहे हैं उसको तकनीकी के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन देने की बात करेंगे वो क्या सिलेबस के हिसाब से एक कैप्सूल नहीं होगा। पिछली शिक्षा व्यवस्थाओं में कुंजी का एक कॉन्सेप्ट होता था कि टेक्स्ट बुक कोई छात्र नहीं पढ़ता था, कुंजी पढ़ करके पास हो जाता था। तो अभी जो हम कंटेंट देने की बात कर रहे हैं मॉड्यूल आधारित, क्या वो छात्रों को सिर्फ उतना ही पढ़ने के लिए बाध्य नहीं करेगा, उसके आगे पीछे उसके जड़ों को समझने से क्या नहीं रोकेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न मुझे परेशान करता है जो भविष्य में एक चुनौती के रूप में आ सकता है। जो स्वरूप मुझे दिखता है, अभी तो हम गुरुकुल से गूगल तक आए हैं, आने वाले दिनों में हम गूगल से मूडल और मूक की तरफ जाए। ये ऑनलाइन शिक्षा बढ़ेगी, लोगों तक उसके पहुंचने का दायरा भी बढ़ेगा, ये सच है। लेकिन जब ऑनलाइन शिक्षा बढ़ेगी तो क्लासरूम टीचिंग कम होने के बाद जो चुनौतियां आएंगी, पर्सनल इंटरेक्शन जो छात्र और शिक्षकों के बीच में होता था और उसके माध्यम से छात्रों में जो वैल्यू हम इनकलकेट कर पाते थे, क्या उन वैल्यू को हम रीस्टोर कर पाएंगे? उसी तरीके से हम उन तक कम्युनिकेट कर पाएंगे? मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब ऑनलाइन व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था अतिशय रूप में बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी देखिए हमें निर्देश आ चुके हैं कि हम जल्दी से जल्दी 30% कोर्सेज ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दें और आगे के पढ़ने की प्रक्रिया में। तो क्या होगा कि शिक्षक, हम कहते तो हैं कि एक फैसिलिटेटर के रूप में रहेगा जो छात्रों को सिर्फ सुविधाएं प्रदान करेगा कि तुम्हारे पास ये है, ये है, ये है, ये है, इससे अपने ज्ञान का लेवल बढ़ाओ। ऐसी दिशा में
क्या शिक्षक भी एक यंत्र नहीं बन जाएगा? और एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू जो है उसको कहां तक दे पाएगा? भारत की शिक्षा प्रणाली में भी ये प्रश्न मुझे परेशान करता है, जो अमेरिका में लोगों को परेशान कर चुका है। 2011 में टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट किया था जिसमें सिलिकॉन वैली में यह लिखा गया था कि सिलिकॉन वैली में फिलॉसफी इज अ हॉट सब्जेक्ट। दर्शन जो है वो बहुवांछित विषय बन गया था, क्योंकि यांत्रिक शिक्षा प्रणाली से लोग अकेलेपन के आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हो रहे थे, और शिकार हो रहे थे क्या, अभी भी हो रहे हैं। और उन्होंने दर्शन में आकर के अपनी पहचान और अपनी शांति खोजनी प्रारंभ कर दी। क्या हमको भी उसी दौर से, उसी यंत्रणा से गुजरना पड़ेगा? अगर नहीं गुजरना है तो हमें मूल्यों की शिक्षा पे फिर से अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और भविष्य जो मैं देख पा रही हूं, अगर हमें एक संतुलित शिक्षा की बात करनी है तो हम अर्थ की बात बहुत कर चुके, तकनीकी की बात बहुत कर चुके, ऑनलाइन शिक्षा पे भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें अब थोड़ा ध्यान साहित्य, दर्शन और संस्कृति पे भी देना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो आप एक चीज देखिए कि हमारे शिक्षा में आर्थिकी के शब्द जो हैं वो किस तरीके से जबरदस्ती घुस रहे हैं। नॉलेज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम बैंक क्रेडिट की बात कर रहे हैं। जो पॉइंट्स हैं उनकी हम क्रेडिट ऑन क्रेडिट की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम इकोनॉमी की शब्दावली को भी शिक्षा में इनवाइट करते जा रहे हैं, जो शिक्षा को इकोनॉमी फोकस्ड होने में ज्यादा और प्रेरित करेगा। और वो शिक्षा जब सिर्फ आर्थिकी की ओर जाएगा तो वो समाज के जो स्वरूप को परिवर्तित करेगा, वो आप सोच लीजिए कि कैसा होगा। क्या हम उस तरह का समाज चाहते हैं? और अगर उस तरह का समाज नहीं चाहते हैं तो हमें साहित्य, दर्शन और संस्कृति के अच्छे पक्षों को, उन पक्षों को नहीं जो अंधविश्वास पैदा करते हैं, उन पक्षों को जो हमारे में एक आलोचनात्मक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति विकसित करते हैं, जो सकारात्मक सोच पैदा करते हैं, ऐसे पक्षों को लेकर के हमें शिक्षा के क्षेत्र में एक मुहिम प्रारंभ करनी पड़ेगी। तभी जाकर के हम एक सुदृढ़, सकारात्मक, रचनात्मक भविष्य की शिक्षा दृष्टि की बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आधा घंटा मेरा पूरा हो गया। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ, और जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, और इस पटल के प्रति नतमस्तक हूँ कि उन्होंने मेरे विचारों को अभिव्यक्त करने की मुझे एक अच्छा अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।